हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 3 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्टीरियो स्पेसिफिक नंबरिंग ऑफ ग्लाइसरोल। तो इस टॉपिक में हम स्टीरियो स्पेसिफिक नंबरिंग ऑफ ग्लाइसरोल पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसरोल गिव्स एन इम्प्रेशन दैट कार्बन 1 एंड 3 आर आइडेंटिकल। तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ग्लाइसरोल का, उसमें हमारे पास 3 कार्बन होते हैं। तो उस स्ट्रक्चर से हमें ये इम्प्रेशन मिलती है कि जो उसमें कार्बन नंबर 1 है और कार्बन नंबर 3 है, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। दिस इज नॉट ट्रू इन अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये बात हमारे पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ट्रू नहीं है। In order to represent the carbon atoms of glycerol in an unambiguous manner, biochemists adopt a stereo-specific numbering SN and prefix glycerol with SN। तो हमारे पास जो कार्बन एटम्स हैं ग्लाइसरोल के, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक अनएम्बिगुअस मैनर में बायोकेमिस्ट ने क्या किया कि एक तरीका अडॉप्ट किया। उन्होंने स्टीरियो स्पेसिफिक नंबरिंग की ग्लाइसरोल की, मतलब उन्होंने क्या किया कि एक प्रीफिक्स दे दिया ग्लाइसरोल को, जो कि क्या है हमारे पास SN, जो कि है स्टीरियो स्पेसिफिक नंबरिंग। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास SN ग्लाइसरोल लिखा हुआ है। SN का मतलब है स्टीरियो स्पेसिफिक नंबरिंग ऑफ ग्लाइसरोल। तो ये हमारे पास कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है। इट शुड बी नोटेड दैट कार्बन 1 एंड 3 आर डिफरेंट। ये नोट कर देना चाहिए कि कार्बन 1 और 3 जो है वो डिफरेंट है, सेम नहीं है। पहले क्या बता रहे थे कि सेम है, क्योंकि ये बात हमारे पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में प्रूफ हो गई है कि ये दोनों सेम नहीं है। सेल्स पजेस एंजाइम्स दैट कैन डिस्टिंग्विश दीज 2 कार्बन्स, क्योंकि सेल्स में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि इन दोनों कार्बन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दस ग्लाइसरोकाइनेज फॉस्फोराइलेट्स SN3 एंड नॉट SN1 ग्लाइसरोल टू गिव SN ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट। तो हमारे पास एक एंजाइम है ग्लाइसरोकाइनेज, जो कि हमारे पास SN3 ग्लाइसरोल को फॉस्फोराइलेट करता है, ना कि SN1 ग्लाइसरोल को। तो फॉस्फोराइलेशन के बाद क्या मिलता है हमें? SN ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट मिलता है। मतलब ये दोनों सेम नहीं है। अगर सेम होते तो ये एंजाइम हमारे पास जो है वो दोनों को फॉस्फोराइलेट कर देता। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स। तो हमारे पास ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो उनको हम पढ़ते हैं। अ फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स व्हिच हैव बायोकेमिकल रिलेवेंस आर डिस्कस्ड बिलो। तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, जिनकी हमारे पास बायोकेमिकल रिलेवेंस है, उनको हम नीचे डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 पे है हाइड्रोलाइसिस। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स अंडरगो स्टेप वाइज एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस टू फाइनली लिबरेट फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल। तो हमारे पास जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स हैं, उनकी हमारे पास क्या होती है? स्टेप वाइज एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस होती है, और उस हाइड्रोलाइसिस के बाद हमारे पास फैटी एसिड्स फ्री हो जाते हैं और ग्लाइसरोल फ्री हो जाता है। मतलब एक ग्लाइसरोल होता है और 3 फैटी एसिड्स होते हैं, तो तीनों फैटी एसिड्स अलग हो जाते हैं और ग्लाइसरोल अलग हो जाता है। The process of hydrolysis catalyzed by lipases is important for digestion of fat in the gastrointestinal tract and fat mobilization from the adipose tissues। तो जो हमारे पास ये हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस है, जिसको कुछ एंजाइम्स कैटालाइज करते हैं, और वो कौन से एंजाइम्स हैं? लाइपेजेस। तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है फैट की डाइजेशन के लिए इन GIT और एडिपोज टिश्यूज से फैट की मोबिलाइजेशन के लिए। नंबर 2 प्रॉपर्टी है सेपोनिफिकेशन। तो सेपोनिफिकेशन क्या है? द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स बाय अल्कली टू प्रोड्यूस ग्लाइसरोल एंड सोप्स इज नोन एज सेपोनिफिकेशन। तो सेपोनिफिकेशन क्या है? इसमें हम क्या करते हैं कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, मतलब उनमें हम अल्कलीज को ऐड करते हैं, तो उससे हमारे पास क्या बनता है? ग्लाइसरोल बनता है और सोप्स बनते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। तो ये देखिए नीचे लिखा हुआ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल प्लस 3 NaOH, इन दोनों को हमने मिलाया तो क्या बना हमारे पास? ग्लाइसरोल और सोप्स। नंबर 3 प्रॉपर्टी है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? Rancidity is the term used to represent the deterioration of fats and oils resulting in an unpleasant taste। तो रेंसिडिटी क्या है? जब हमारे पास फैट्स और ऑयल्स खराब हो जाते हैं, उनकी डिटोरिएशन हो जाती है और उनसे एक अनप्लेजेंट स्मेल आती है, तो हम उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। फैट्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर मोर सस्पेक्टेबल टू रेंसिडिटी। वो फैट्स जिनमें ज्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, उनमें ज्यादा रेंसिडिटी होती है, और वो फैट्स जिनमें ज्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, उनमें कम रेंसिडिटी होती है। रेंसिडिटी occurs when fats and oils are exposed to air, moisture, light, bacteria, etc। रेंसिडिटी कब होती है? जब हमारे पास फैट्स और ऑयल्स जो है वो एयर से एक्सपोज होते हैं, या मॉइस्चर से एक्सपोज होते हैं, या लाइट से, या बैक्टीरिया से, तब होती है रेंसिडिटी। हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी occurs due to partial hydrolysis of triacyl glycerols by bacterial enzymes। तो जो हमारे पास हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी होती है, वो हमारे पास जब ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स की पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है बैक्टीरियल एंजाइम से, तब वो होती है। ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी कब होती है? जब हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन होती है। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अनप्लेजेंट प्रोडक्ट्स सच एज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एक्सेट्रा। तो इसके नतीजे में हमारे पास
कुछ अनप्लेजेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एक्सेट्रा। रेंसिड फैट्स एंड ऑयल्स आर अनसूटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो जो फैट्स और ऑयल्स रेंसिड हो चुके होते हैं वो ह्यूमंस की कंजप्शन के लिए अनसूटेबल होते हैं, मतलब ह्यूमंस को वो फैट्स और ऑयल्स नहीं खाने चाहिए। इसके बाद हमारे पास टॉपिक क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स। द सब्सटेंसेज विच कैन प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी आर नोन एज एंटीऑक्सीडेंट्स। वो सब्सटेंसेज जो कि हमारे पास ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी को ना होने दें उनको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ट्रेस अमाउंट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स सच एज टोकोफेरोल्स, विटामिन ई, हाइड्रोक्विनोन, गैलिक एसिड एंड अल्फा नेफ्थोल आर एडेड टू द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो हमारे पास कुछ ट्रेस अमाउंट्स हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के जैसे कि टोकोफेरोल्स हैं, विटामिन ई, हाइड्रोक्विनोन है, गैलिक एसिड और अल्फा नेफ्थोल है। ये हमारे पास जो कमर्शियल प्रिपरेशन होती हैं फैट्स और ऑयल्स की उनमें ऐड किए जाते हैं ताकि उनमें रेंसिडिटी ना हो। प्रोपाइल गैलेट, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीएनिसोल BHA and butylated hydroxytoluene BHT are the antioxidants used in food preservation। तो हमारे पास प्रोपाइल गैलेट, BHA और BHT ये हमारे पास तीनों एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि हमारे पास फूड प्रिजर्वेशन में यूज किए जाते हैं। तो नंबर 4 प्रॉपर्टी हमारे पास लिपिड परऑक्सीडेशन इन वीवो। इन द लिविंग cells lipids undergo oxidation to produce peroxides and free radicals which can damage the tissue। तो लिविंग सेल्स में क्या होता है कि लिपिड्स की ऑक्सीडेशन होती है और उस ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या बनते हैं, पेरोक्साइड्स बनते हैं और फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो कि टिश्यूज को डैमेज कर सकते हैं। The free radicals are believed to cause inflammatory diseases, aging, cancer, atherosclerosis, etc। तो जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो हमारे पास इन्फ्लामेटरी डिजीजेस करवा सकते हैं, एजिंग करवा सकते हैं, कैंसर करवा सकते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस करवा सकते हैं एक्सेट्रा। इट इज फॉर्चुनेट दैट द सेल्स possess antioxidants such as vitamin E, urate and superoxide dismutase to prevent in vivo lipid peroxidation। चैप्टर 34। तो ये खुशकिस्मती की बात है कि जो सेल्स हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे विटामिन ई, यूरेट और सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज जो कि इस इन वीवो लिपिड परऑक्सीडेशन को रोक देते हैं। मतलब अगर ये परऑक्सीडेशन होती तो क्या होता कि सेल्स डैमेज हो जाते, टिश्यूज डैमेज हो जाते। तो ये खुशकिस्मती की बात है कि एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज़ जो है वो हमारे पास चैप्टर 34 में ज़्यादा डिस्कस की हुई है। तो जब हम चैप्टर 34 पढ़ेंगे उसमें हम इसको पढ़ेंगे। तो हमने ट्राइसाइक्लिसरोल्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।